हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस परीक्षा के लिए जो बायोलॉजी के हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें हम कोशिका वाला जो टॉपिक है आपका सजीव जगत में, उसी का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण हम आपको दे रहे थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 10 होती है। भले ही क्वेश्चनों की संख्या 10 है, लेकिन आप जब इनका पूरा विश्लेषण देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ यदि आपने थ्योरी वाली क्लासेस देख ली हैं तो उसका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और यहाँ आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपकी जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं बायोलॉजी की, जिसमें हमने पात्रता परीक्षा के सिलेबस को फॉलो करके आपको क्लासें दी थी, तो उसकी लगभग 65+ क्लासें हो गई हैं, जिसमें आपके पात्रता परीक्षा के बायोलॉजी के सारे टॉपिक आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपकी जो थ्योरी है उसमें एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनकी भी थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप देख सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024 के नाम से बायोलॉजी की अलग से बनी है और केमिस्ट्री की क्लासेस की अलग से हमने बना दी है। जो केमिस्ट्री की क्लासें हैं वो हमने अभी ही स्टार्ट की हुई थी, तो उसकी भी लगभग 20+ क्लासें हो गई हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। अब आपका जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा और आपके पास अब मात्र यदि कुल मिलाकर बात की जाए तो मात्र आपके पास में 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अच्छा समय, ठीक है, जो आपको अब अतिरिक्त मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएँ, क्योंकि आप जो है यहाँ यदि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपकी थ्योरी क्लियर हो गई होगी, और जिसकी थ्योरी क्लियर हो गई है वो अधिक से अधिक यहाँ रिवीजन करें, और जिसकी थ्योरी अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आप बहुत अधिक समय दीजिए अपनी तैयारी पर, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें और आपकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि क्या कुछ यहाँ योग्यता रहेगी, क्या आयु सीमा होगी, यहाँ कौन कौन एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, क्या आपका जो है सब्जेक्ट जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर नए जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका यदि मेन सब्जेक्ट यहाँ आना है तो आपके जो पात्रता परीक्षा में टॉपिक दिए गए हैं वो सब के सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो थ्योरी वाली क्लासें हैं उनको ज़रूर देख लें, और जो थ्योरी हमने क्लियर की है उसी के क्रम में आपके जो ये प्रैक्टिस सेट हैं वो रखे गए हैं। जैसे हमने सबसे पहले बायोलॉजी का सजीव जगत जो होता है, मतलब कोई प्राणी जीवित है तो क्यों है, और जो जीवित है तो उसकी जो शरीर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। तो सबसे पहले हमने कोशिका वाला टॉपिक ही स्टार्ट किया था। अब कोशिका भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको कोशिका के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको कोशिका के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं, आप यदि बात करें तो कोशिका विज्ञान नाम से अलग से एक पुस्तक आती है। तो कोशिका विज्ञान जिस तरीके से हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं या फिर वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, तो कोशिका विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको वही चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सारी की सारी जो आपके थ्योरी है कोशिका की वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। अब जो कोशिका की हमने थ्योरी कवर की थी उसी के क्रम में हमने सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया उसमें कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाए। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें विभिन्न जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं जिन्हें हम कोशिका अंगक या कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांगों से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको करवा दिए। ठीक है, कोशिकांग का मतलब है जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इनसे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो करवा दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो था उसमें आपको आपके जो है अन्य जो टॉपिक थे आपके, जैसे प्रोकैरियोटिक्स क्या होते, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इस पर क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद विभिन्न जो खोजें होती हैं कोशिका से संबंधित, जैसे खोजें हो गई आपकी, जैसे कह दिया केंद्रक क्या है, केंद्रिका की खोज किसने की है, राइबोसोम की खोज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने बायोब्लास्ट नाम दिया, किसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, आज के सेशन में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे जंतु और पादप कोशिकाओं पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है उसका पूरा विश्लेषण आपको देते हैं, तो इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे अभी तक 50 क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो गए थे। और आप इन क्वेश्चनों को यदि देखेंगे तो ये 50 क्वेश्चन भले हैं, इनसे आपके कम से कम यदि बात करें तो 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसका पूरा आपको एनालिसिस देते हैं तो हर एक जो टॉपिक होता, हर एक जो पॉइंट होता है उससे क्वेश्चन निकल करके आता है। तो थोड़ा सा आप समझ करके चीज़ों को रिवाइज करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन 51 दिया है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपकी एनिमल सेल्स है वो प्लांट सेल से किस प्रकार डिफरेंट है, मतलब हम कैसे इनमें अंतर बता सकते हैं कि ये पादप सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है, ठीक है, सॉरी ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो इनका एक मुख्य अंतर होता है, जो होता है आपका कोशिका भित्ति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि आपको पता होगा जो कोशिका भित्ति है जो केवल किस में पाई जाती है, पादप सेल में पाई जाती है। जंतु सेल में ये आपकी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, और ये प्रमुख अंतर माना जाता है इनको अलग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ दिया है केंद्रक। तो केंद्रक जो है ये आधारभूत संरचना मानी जाती है आपकी कोशिका की। केंद्रक जो होता है ये आपके किसी भी कोशिका के अंदर बीच में स्थित होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव भरा रहता है, फिर केंद्रक के अंदर ही आपकी केंद्रिका होती है, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का बिजली घर, कोशिका का शक्ति घर, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर रिक्तिकाएँ जिसे वैक्यूल्स कहते हैं, इसमें जल होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। अब देखिए कोशिका भित्ति आपको बता चुके हैं क्या कहलाती है, तो यह केवल प्लांट सेल में होती है, जंतु सेल्स में ये नहीं होती है। और यह किसकी बनी होती है, तो पादपों में तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि आपके जो कवक होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। अब हम एक बार पादप और जंतु सेल में अंतर देख लेते हैं, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन बने आप उनके आंसर दे पाएँ। तो पादप सेल और जंतु सेल देखिए, पादप सेल आकार में कैसी होती है, आपने इस तरीके से देखा होगा, पादप सेल आकार में बड़ी होती है और चौकोर होती है, जबकि जंतु जो कोशिका होती है वो छोटी और इस तरीके से अंडाकार टाइप की होती है, ठीक है, गोल होती है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है वो दोनों में उपस्थित रहती है, आपके जंतु सेल में भी और पादप सेल में भी। कोशिका भित्ति आपके पादप सेल में तो उपस्थित है, लेकिन इसमें जो है जंतु सेल में अनुपस्थित होगी। लाइसोसोम यहाँ पर अनुपस्थित रहेंगे, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होंगे। ये अंतर याद रखिए। प्लास्टिड जिन्हें हम लवक कहते हैं, इससे जितने क्वेश्चन बनते थे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में कर लिए हैं। लवक जो होते, हरित लवक क्या कहलाते, वर्णी अवर्णी लवक क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं जंतु सेल में। नेक्स्ट है, कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु, ये कुछ आपके प्लांट वर्ग में भी आते हैं, ठीक है। तो आदि अन्य सभी में पर्णहरित पाया जाता है। इनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी वैसे इनमें भी होता है, पर दूसरे प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, पर्णहरित होता है। लेकिन यदि इनको हम छोड़ दें तो जितने भी बाकी पादप बचते हैं उन सब में पर्णहरित पाया जाता है, और इसी की उपस्थिति से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। लेकिन जंतुओं में पर्णहरित नहीं होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होते, मतलब पाए जाते हैं, कुछ आपके यहाँ अपवाद होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभाव रहता है, ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट तारक का है सेंट्रोसोम रचना होती है, जो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में मदद करती है। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका जो है वो बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। यहाँ पर जो भोजन होता है पादप कोशिकाओं में वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और यहाँ पर जो जंतु सेल हैं इनमें भोजन आपका किस में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इनके उदाहरण देखिए आप पादप सेल के, जैसे लाइकेन हो गया। तो जो लाइकेन है वो आपके शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध माना जाता है। नेक्स्ट है कवक, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यदि आप पादप जगत पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण में तो इस सब आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, इसमें कशेरुकी या कशेरुकी आ जाते हैं। प्रोटोजोआ, कशेरुकी या कशेरुकी मतलब जिनमें आपकी आरबीसी उपस्थित होती हैं, या यूं कहें कि रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती वो कशेरुकी है, जिनमें नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी है, ठीक है। तो इसमें आपका प्राणी जगत पूरा आ जाता है।
नेक्स्ट है आपका सीलिया और फ्लैजिला, मतलब गति करने के लिए इनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते। आपने कभी देखा कि प्लांट जो है, पादप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला हैं ये आपको पता होना चाहिए, मूल रोम टाइप के होते हैं और इनमें गति नहीं होती, मतलब पादपों में ये अनुपस्थित हैं, जबकि प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे हमारे पैर हो गए, ठीक है, हाथ हो गए, तो ये क्या आपके फ्लैजिला माने जाते हैं और ये गति कर सकते हैं। तो ये है आपके पादप और जंतु जगत में अंतर। अब जो दोनों में उपस्थित हैं वो देखिए, एक तो कोशिका झिल्ली आपके पादप सेल में भी है और आपके जंतु सेल में भी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी आपके दोनों सेलों में उपस्थित है, गाल्गी उपकरण भी दोनों सेलों में उपस्थित है, राइबोसोम भी दोनों सेलों में उपस्थित है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये भी दोनों सेलों में है और केंद्रक भी दोनों सेलों में है। तो ये पूछ लेते हैं कि वह कौन सा एक ऐसा विशेषता है या कौन सा एक मतलब अंगक है जो दोनों सेल्स में उपस्थित होता है। तो इनमें से आप याद रखिए, ये जितने भी यहाँ नीचे दिए हैं ये दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, सिवाय लाइसोसोम और प्लास्टिड। प्लास्टिड जो जिसे लवक कहते हैं, जो किस में पाया जाता है? आपके केवल पादप कोशिकाओं में, और लाइसोसोम किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, जंतु एवं पादप कोशिका दोनों में उपस्थित कोशिकांगों का कौन सा एक विकल्प? तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन गया, इस तरीके से पूछेगा, तो बताना है कि दोनों में कौन सा ऐसा कोशिकांगों का समूह है जो सही है। तो देखिए केंद्रक तो आपका दोनों में पाया जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति आपके जंतु में नहीं होगी, केवल पादप में होगी, तो गलत हो गया। फिर यहाँ कोशिका भित्ति आ गया तो गलत हो गया, फिर यहाँ कोशिका भित्ति आ गया तो गलत हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन बताने का तरीका था कि किस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में उपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जंतु पादप दोनों में उपस्थित जो कोशिकांग हैं वो ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो स्लाइडेन और स्वान थे। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या था कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। तो 1838 ईस्वी में, तो ये पूछता है कब दी गई थी सेल थ्योरी और किसके द्वारा दी गई थी? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई थी और 1838-39 इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है, 38-39 में, ठीक है। तो सन 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे आपके M.J. स्लाइडेन और 39 में जर्मनी के जंतु शास्त्री थियोडोर स्वान, इनके पूरे नाम ये हैं। इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, आपकी सेल थ्योरी दी थी यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। अब कोशिका सिद्धांत में क्या बातें बताई गई थी? देखिए प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो एक या अनेक कोशिकाओं से बना है, ये इसमें कहा गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, ये कहा गया। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है, ये भी कहा गया। नेक्स्ट है, कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता जिस तरह से एक एजेंट होता है वो कहलाता है, सृष्टिकर्ता के रूप में ये भाग लेता है। तो ये तो हो गए थे कोशिका थ्योरी में जो बात बताई गई थी सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं वरन एक तथ्य है, क्योंकि इसका अपवाद है विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती तथा सर्वदा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं। जब ये विलगित अवस्था में होते हैं तो निर्जीव होते हैं, और जब किसी सजीव में ये प्रवेश कर जाते हैं तो सजीव की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इसको अपनी भाषा में बताएं यदि कि जो विषाणु हैं, विषाणु यदि किसी निर्जीव पदार्थ में उपस्थित है तो निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा, और यदि किसी सजीव के अंदर ही चला जाता है वायरस तो फिर सजीव की भांति व्यवहार करने लगता है, तो ये इसका अपवाद माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये किससे बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी सेल्यूलोज से। तो सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किससे हुआ? सेल्यूलोज से हुआ। पौधों में कोशिका भित्ति के कार्य देखिए। कोशिका के विकास की दिशा को विनियमित और नियंत्रित करती है। शक्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करना कोशिका के आकार को बनाए रखती है। स्वतंत्र रूप से गति करने वाले अणुओं के प्रवेश में ये सहायता करती है।
नेक्स्ट है रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी है, तो रेशम की जो रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम एक प्राकृतिक फाइबर है जो फाइब्रोन से बना है, जिसे एक कीट के लार्वा कोकून बनाने के लिए इसे निकाला जाता है। फाइब्रोइन मुख्य रूप से एमिनो अम्ल से बना है। शहतूत रेशम सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम है। रेशम उत्पादन का 90% हिस्सा शहतूत रेशम से ही होता है। प्राकृतिक रेशम जो है वो 4 प्रकार का होता है। शहतूत रेशम, एरी, टसर, कहीं कहीं तसर मिलता है, और मूंगा रेशम। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है मानवों के लिंग निर्धारण के निर्माण में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। मतलब जो लिंग निर्धारण का 4 विकल्प दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा एक गलत है, ये आपको बताना है। तो क्या XY प्रकार का होता है लिंग निर्धारण? क्या नर केवल X गुणसूत्र वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, मादा केवल X गुणसूत्र वाले यौगिकों का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो जो लिंग निर्धारण होता है वो नर क्रोमोसोम से होता है। तो यहाँ कहा गया है XY प्रकार का होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पुरुष वर्ग होता है उसमें आपके जो क्रोमोसोम का जो आखिरी जोड़ा होता है, आखिरी पेयर होता है, वो XY होता है, और महिलाओं में तो XX ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि X यहाँ पर रिलीज होता है तो लड़की का जन्म होता है, और यहाँ से यदि Y रिलीज होता है तो लड़के का जन्म होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, आनुवंशिक संरचना में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है नर केवल X गुणसूत्र वाले यौगिकों का निर्माण करते, जो कि गलत कहा गया है, क्योंकि नर जो है केवल X नहीं बल्कि X और Y गुणसूत्र वाले यौगिकों का निर्माण करेंगे। मादा X का निर्माण करती, ये तो सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन हमें बताना था तो वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, जो कि गलत दिया गया है, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की पॉइंट। मानवों में यदि लिंग निर्धारण पूछता है किस प्रकार होता है, तो XY प्रकार का होता है। मानव में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, और वैसे यदि पूछता है तो 46 होते हैं। जोड़े में पूछता है, पेयर में तो कितने हैं, 23। ठीक है, 22 जोड़े अंतिम अलिंग गुणसूत्र है, मतलब ये तो एक जैसे होंगे, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसमें पुरुष वर्ग में XY होगा और मादा में XX होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नर और मादा में लिंग गुणसूत्र भिन्न होते हैं। मादा में 45 XX होता है, और यह केवल X गुणसूत्र वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, और नर में 45 XY होता है, और यह X और Y गुणसूत्र वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक बच्चे का जो लिंग है उस युग्मक पर निर्भर करता है जो उसे माता पिता से वंशागति में मिलता है। यदि एक बच्चे को पिता से X और माता से X वंशागति प्राप्त होती है तो वह मादा यानी लड़की होगी, और यदि बच्चे को पिता से Y और माता से X मिलता है तो वंशागति जो होगी वो क्या होगी, नर होगी, यानी लड़का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम किससे बना होता है। तो हम ये आपको बता चुके हैं राइबोसोम किससे बना होता है, तो आपके RNA और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, RNA और प्रोटीन से। अब देखिए की पॉइंट, राइबोसोम को प्रोटीन कारखानों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल हैं। RNA का अणु जो राइबोसोम ऑर्गेनल का एक घटक है, राइबोसोमल RNA है। राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते। राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA, इसी का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसमें भी कहाँ पर, तो खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वो आपके हरित लवक को कहा जाता है। लवक आपको बता चुके हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यह केवल पादप सेल में होते हैं लवक, जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं। चारों ओर बिखरे रहते हैं कोशिका द्रव्य में। इनका आकार देखिए अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा ये होते हैं। इसके अलावा अन्य आकार भी हो सकते हैं, जैसे कुंडलाकार, फीतानुमा, ताराकार। इनकी खोज यदि पूछता है तो अर्नेस्ट हैकल ने इनकी खोज की थी। 3 प्रकार हैं। हरित लवक जो कि पौधों में पाया जाता है, इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये हरे रंग के होते हैं, इन्हीं को ही कोशिका का रसोई घर कहेंगे। आवरणीय लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, वर्णीय लवक को क्रोमोप्लास्ट। तो आवरणीय ये रंगहीन होते हैं और पौधों के उन भागों में पाए जाएंगे जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ें, और कुछ भूमि के अंदर तने पहुँच जाते हैं जिन्हें भूमिगत तने कहते हैं, उनमें। फिर जो वर्णीय लवक के रंगीन होते, तो एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से कि कौन से रंगहीन लवक हैं, कौन से रंगीन लवक हैं। तो जो रंग देंगे, ठीक है, वो रंगीन है, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। तो ये पीले, लाल, नारंगी रंग के होते हैं, और पौधों के जो रंगीन भाग हैं जैसे पुष्प हो गए, फल भित्ति हो गई, बीज, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कोशिका का बिजली घर। तो ये हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
नेक्स्ट है केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे कि केंद्रिका की खोज किसने की थी और केंद्रिका कहाँ पर स्थित होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में इसी के क्रम में जो अगला जो हमने थ्योरी कवर की होगी उसी से जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपके जो क्या बोलते विभाजन होते, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इनसे भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कवर करेंगे। यदि आपको सेशंस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करिए, और यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।